हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का पीआरटी टीचर क्लासेस में। कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप। देखिए, बहुत सारी बातें करनी है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन अब आपके डेली के डेली क्वेश्चन मिलना शुरू होंगे, ठीक है। तो जब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे क्वेश्चन को देखें। उन क्वेश्चनों को देख कर अनुमान लगाए कि हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ तक के सही है, कहाँ तक गलत है। मैं आपको फिर आज ही बोल देना चाहता हूँ, इसके बाद दोबारा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा एग्जाम के बाद, आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा और आप आइएगा और सुनिएगा मेरे चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा। आप ये मान के चलिए कि अब क्वेश्चन का लेवल हाई होने वाला है। ये न्यूज़ है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल हाई होने वाला है, ठीक है। आप अगर सोच रहे हैं कि पहले की तरह पैटर्न दोहराकर क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कुछ उसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और आपको उस लेवल तक पढ़ के जाना है। वो कॉपी पेस्ट वाला तरीका ख़त्म मत करिएगा उसको। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बार बार वो क्वेश्चन मत देखिएगा जो मतलब कॉमन हो गए हैं, जो हर क्वेश्चन मतलब हर चैप्टर में देखने को मिलते हैं, जो लोग कॉपी पेस्ट उठा उठा के आपको पढ़ा रहे हैं। आप पूरी बुक को, ठीक है, साइंस की, ठीक है, उसके बाद आपकी एसएसटी की बुक, ठीक है, उसमें आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको जो भी हैं, सारे चीज़ को डिटेल से पढ़िएगा और डीपली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। थोड़े से मतलब कहते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर अपने पास रखिएगा, चाहे वो मैथ की पेपर हो, चाहे जो भी आप पेपर आपको इस बार देखने को ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन पिछले से तो ज़्यादा टफ बन के आया है। और जिनको अगर मेरी बात पर विश्वास है, वो अपनी पढ़ाई को थोड़ी सी और बढ़िया कर लें, ठीक है। और वो जो रिपीट दोहराया क्वेश्चन दिखाया जा रहा है बार बार आपको कि हाँ, आप टिक मारो, और आप टिक मारते रहते हैं मज़ा ले लेके खूब एकदम, वो चीज़ को भूल जाइए। जिनको सिलेक्शन लेना है उनको आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं डिटेल को लेते हुए ही मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। जिनको लगेगा कि नहीं मेरे क्वेश्चन में दम है, जिनको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और रूटीन बना ले कि आज से शाम को पर डे आपको शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी क्वेश्चन के, साइंस के, और धीरे धीरे सारे और भी जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने हैं उनके भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आप पर निर्भर करता है आप कितनी बार उसको रिपीट करते हैं, और मैं चैप्टर वाइज आपको पूरे क्वेश्चन कराता रहूँगा। ये तो हो गई बात यहाँ तक आपको, और इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं क्वेश्चन में दम है, ठीक है। और सुनिएगा एक चीज़ और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बहुत बच्चों ने कहा कि सर एग्जाम डेट, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई दिखा रहा है कि मार्च में आपका एग्जाम होगा, ये है वो है, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम को लेकर अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। वो पूरी तरह से इस पर अभी आप सिर्फ फॉर्म के बारे में बात चल रही है, और चर्चा हो रही है किसके बारे में, तो फीस रिफंड के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि आपका फीस रिफंड अभी भी नहीं होगा, अभी भी उसको होने में टाइम लगेगा, ठीक है। साफ सुन लीजिए कि आपका जो फीस रिफंड है उसको होने में टाइम लगेगा, साफ बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएड के लिए अलग कर रहे हैं पेमेंट, और अलग से अकाउंट देंगे आपका, तो अभी इस पर चर्चा हो रही है, ठीक है, कि अकाउंट अलग से आपसे मांगेंगे कि क्या करेंगे, अभी उस पर चर्चा हो रही है। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार इस पर नहीं बताऊंगा, अभी उस पर चर्चा हो रही है कि क्या करना है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं आपसे अलग से अकाउंट मांगा जाएगा, तो आप ऐसा नहीं करिएगा कि कोई साइड आ जाए आपके बीच में, आप उस पर अपना सारा चीज़ देकर आप भेज दें, नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। अभी फीस रिफंड आपकी नहीं हो रही है। और सुनिएगा, कुछ बच्चे क्या, बहुत सारे सैकड़ों बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर फीस रिफंड नहीं हो रही है, हम फॉर्म कैसे भरेंगे। भाई साहब, ठीक है, जो भी हैं मेरे भाई बहन, वो सभी लोग सुन लीजिए कि आप कहीं से भी इंतजाम करके अपने फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आपका फीस रिफंड होने में भी टाइम है। ये मत समझिएगा कि वहाँ रिफंड होने की बात ही नहीं है, नहीं, रिफंड होगी फीस, बात पता चल चुकी है, ठीक है।
तो इस सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी उस पर चर्चा हो रही है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा कि वो अकाउंट बना कर दे मांगेंगे आपसे, या पहले वाले ही अकाउंट में भेज देंगे, इस पर बात चल रही है। ठीक है, अभी उस पर चर्चा चल रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप इस चीज़ पर केयरिंग करिएगा। ऐसा ना हो कि आपको कोई फेक अकाउंट मिल जाए या कोई भी साइट मिल जाए, उस पर आप भर दीजिए, डिटेल दे दीजिए, ऐसा कुछ मत करिएगा। आपको नोटिस आएगी, बाकायदे न्यूज़पेपर में निकलेगा। ठीक है, इस चीज़ को सुन लीजिएगा। ठीक है, हो गई बात, समझ में आई बात। अब सुनिएगा ध्यान से क्या कहने चल रहा हूँ। देखिए, आपके सामने मैं स्पेशली डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी के बच्चों के लिए ही यहाँ पर आता हूँ और उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उनको करना क्या है। सुनिएगा ध्यान से। आपके सामने आपको यही जेबीटी तक निर्भर नहीं रहना है। आप याद रख लीजिएगा, अगर आपके सामने एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को आने वाली है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस पर डिटेल से आपको डालूंगा कि टोटल भारत में कितनी पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और लग जाइए, मेहनत करिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपके हाथ में, आप जितना मेहनत करेंगे आप उसका परिणाम आपको 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगा। और अभी नहीं तो कभी नहीं, इस चीज़ को बात मान लीजिएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आपके हम मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। मैंने बता दिया कि अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई बात नहीं, आपके फीस रिफंड के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी उसमें टाइम है। ठीक है, आपको न्यूज़ मिल जाएगी। आप अपना टाइम पढ़ाई में व्यतीत करिए। ठीक है, फालतू के वीडियो देखने में, बार बार देखने में व्यतीत मत करिएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं, मेरा न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक न्यूज़ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैंने कहा था कि आप अपनी संख्या बल को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा संख्या बल को बढ़ाएंगे, मैंने कहा था आप मेल भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेल करिए। अभी तक मैंने कहा था कि आप जितने लोग मेल कर लीजिएगा, मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स करिए कि सर मैंने मेल कर दिया है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब आप पर मैं छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। और दूसरी चीज़ सुन लीजिए कि जिन्हें लगता है कि नहीं बस ऐसे ही चल रहा है, वो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं न्यूज़ में कुछ दम है, अगर ये न्यूज़ सही होती है या आपको लगता है कि नहीं, तो ये जान लीजिएगा, मैं अभी नहीं, आपके पूरे एग्ज़ाम रिजल्ट सारे तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ों के लिए रहूँगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ फिर से, अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें डिटेल आपको पता चलेगा कि जेबीटी में कितनी वैकेंसी आने वाली है, फिर उसके बाद बीपीएससी में कितनी वैकेंसी आने वाली है, DSSB में कितनी वैकेंसी आने वाली है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, आपको कितनी पढ़ाई करनी है, कहाँ से करनी है, क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, कितनी फीस लगेगी, आप सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। और टोटल वैकेंसी पीआरटी की कितनी आ रही है, सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है कि किसी खौलते हुए ठीक है, खौलते हुए द्रव का तापक्रम होता है, क्या होता है भैया, स्थिर होता है, ठीक है, घटने लगता है, बढ़ने लगता है, या इसमें से कोई नहीं। फिर से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर कोई चीज आप खौला रहे हैं, ठीक है, किसी बर्तन में पानी को ही खौला रहे हैं, किसी चीज को खौला रहे हैं, वो खौला, उसमें उबाल उठ रही है। ठीक है, अगर उसमें उबाल उठ रही है तो वहां पर जब उबाल उठ रही है तो उसमें क्या होगा, स्थिर रहता है, ठीक है, या ताप घटने लगता है, या कहा जाए कि इनमें से कोई नहीं, या बढ़ने लगता है, ये सारी चीजें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो जरूर एक बार सोचिएगा, मैं आपको बताता हूं इसकी घटना क्या होती है, कैसे इस पर आंसर करेंगे। देखिए, जब कोई पदार्थ को आपको, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, अगर जिन लोगों ने देखा होगा तो वो समझ गए होंगे। जब किसी चीज को या किसी पदार्थ को उबालते हैं या वो खौलना शुरू करता है, ठीक है, उबालते हैं या खौलना शुरू करता है, तो वस्तु का जो ताप होता है वो स्थिर रहता है। क्या रहता है, तो मैंने क्या बताया कि स्थिर रहता है, वस्तु का ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब क्यों स्थिर रहता है उसकी बात सुन लीजिए। क्योंकि जब हम उसको गर्म करते हैं तो जब उसको उष्मा देते हैं, क्या देते हैं, उष्मा देते हैं, तो जब उष्मा देते हैं तो उष्मा का परिवर्तन, ठीक है, उष्मा का परिवर्तन, ठीक है, होने के लिए क्या होता है, तो जब क्या कहते हैं, उष्मा जब उसमें दी जाती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन जब होना शुरू होता है, तो क्या होता है, उस जो द्रव को गर्म कर रहे हैं, उस द्रव के बीच, उस द्रव में क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। वो कण क्या होते हैं, उन कणों को
तोड़ने के लिए क्या होती है, ऊष्मा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, वो कणों को तोड़ने के लिए, या कहा जाए कि उन बंधों को तोड़ने के लिए, या कहा जाए कि उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को कम करने के लिए उसमें क्या हो जाती है, ऊर्जा खर्च होने लगती है। और ये ऊर्जा निरंतर खर्च होती है, निरंतर क्या होती है, खर्च होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका जो द्रव है उसका ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसका ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। फिर से सुनिएगा, जब कोई पदार्थ खौलता है तो ठीक है, वस्तु का ताप स्थिर रहता है, क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के समय, अवस्था परिवर्तन के समय मध्य में जो आणविक ठीक है बंद होते हैं या आकर्षण बल होते हैं उनको तोड़ने लगते हैं। और यही ऊष्मा जब उनको तोड़ती है तो वो निरंतर खर्च होती है, और जब निरंतर खर्च होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, उसका ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसका तापक्रम क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसका तापक्रम क्या होता है, स्थिर होता है। चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। खाना बनाने वाली ठीक है गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। यानी मतलब जब हम एलपीजी का यूज करते हैं, सिलेंडर का यूज करते हैं, तो उसमें जब उसका हम बनाते हैं या उसको खोलते हैं, जब वो लीक होता है तो वो निकलता है तो उसकी महक आने लगती है, उसकी गंध हमें आने लगती है। उसमें वो कौन सा यौगिक है, ठीक है, एक तो जान लीजिए वो यौगिक है, वो कौन सा यौगिक डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो गंध उठती है। ठीक है, वो गंध उठती है। देखिए किसकी किसकी बात कर रहे हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट है, ठीक है, फिर आइसोपेंटेन है, फिर ब्यूटेन है, फिर एथिल मरकैप्टन है। ठीक है, एथिल मरकैप्टन है। तो इनमें से कौन होगा, तो सुन लीजिएगा, इनमें से ये होगा एथिल मरकैप्टन जो होगा। इसी की वजह से एलपीजी जो सिलेंडर आपके घर में आता है, अगर वो लीक करता है या वो निकलता है तो हमें उसकी महक से पता चलता है कि गैस क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, गैस क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। ये हो गया आपका। तो सुनिएगा, अब सुनिएगा ध्यान से, ये चीज आपकी निकल के आ गई कि एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन होता है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से कि और क्या होता है उसमें, जो हमारी गैस होती है उसमें और कौन कौन से मिश्रण होते हैं। तो देखिए दो चीज होते हैं, एक ब्यूटेन होता है और एक प्रोपेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है और क्या होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। देखिए ब्यूटेन क्या होता है, तो सुनिएगा ब्यूटेन क्या होता है, तो ब्यूटेन जो होती है एक एल्केन है। ठीक है, कार्बनिक एल्केन है। ठीक है, क्या है, कार्बनिक एल्केन है, जिससे C4H10, ठीक है, इसका यह फार्मूला है। C4H10 क्या है, इसका फार्मूला है, किसका, ब्यूटेन का, C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला। और ये भी क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। और ये ज्वलनशील गैस होती है। और कैसी होती है, तो ये रंगहीन होती है। ठीक है, रंगहीन होती है। और क्या होती है, तो गंधहीन होती है। और क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, कौन, तो मैं बता दूं आपको, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, एक एल्केन है। क्या है, कार्बनिक, 4 कार्बनिक एल्केन है। ठीक है, अब सुनिएगा, इसी में एक आपको मैंने बताया कि प्रोपेन भी होता है। किसमें, गैस एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन भी होता है। ये भी ज्वलनशील गैस है और ये भी त्रिकार्बनिक एल्केन है, त्रिकार्बनिक एल्केन है। इसका फार्मूला जो होता है प्रोपेन का, प्रोपेन का, प्रोपेन का फार्मूला बताएंगे, कौन क्या होगा फार्मूला, क्या होगा बताइए। तो इसका फार्मूला होता है C3H8, C3H8। ठीक है, C3H8 ये क्या है, इसका फार्मूला है। तो ये भी क्या है, एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, और ये भी क्या होती है, रंगहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए कुछ जान लेते हैं। देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात कर लेते हैं। पहले तो इसका आंसर पता चल गया आपको, क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका एथिल मरकैप्टन है। अब देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है, बहुत ये क्वेश्चन बहुत ही इसका क्या है, बहुत पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में बहुत पूछा गया है कि ये किस तरह से उपयोग होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग, मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग किस में करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में करते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। फार्मूला क्या होता है, तो C2H3NO, C2H3NO। देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है C2H3NO। ठीक है, C2H3NO ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है, इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है। आइए चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए भाई, अब आ जाइए वाष्पीकरण की प्रक्रिया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, तो वाष्पीकरण पहले समझ लीजिए, वाष्पीकरण क्या होता है। जब कोई द्रव, ठीक है, अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर, ठीक है, अपने क्वथनांक से भी कम ताप में, ठीक है, ताप में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी
कम तापमान पर यानी ताप पर वाष्पित होना शुरू होता है, वाष्पित होना शुरू होता है तो इसी को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। देखिए कह रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक स्वतः प्रक्रिया है, पहला क्वथनांक पर निर्भर करता है, अभी मैंने क्वथनांक की बात की है, शीतलता उत्पन्न करता है या उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो सुन लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि जो वाष्पीकरण है ये तीनों पर निर्भर करता है, तीनों पर निर्भर करता है। किस पे करता है, तो यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, क्वथनांक पर निर्भर करती है और शीतलता उत्पन्न करती है। तो यानी ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं पहले ये बताइएगा। चलिए आगे चलिए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl, 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 NH4Cl। अब सुनिएगा, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले इसका क्वेश्चन देखिए फिर देखिए। NH4Cl क्या होता है, कह रहा है कि क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा, द्रवण मतलब द्रव में चेंज होना, विघटन यानी टूट जाना, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन होना यानी समझ रहे हैं, और संघनन। अब बताइए इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, बताइए भाई। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें द्रवण, विघटन और ऊर्ध्वपातन, तो कौन सा होगा इसमें से, तो पहले सुन लीजिएगा फिर समझिएगा। देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, तो किसकी बात कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है, NH4Cl, आपको बता दिया NH4Cl, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, पहले इसके बारे में जानिएगा, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगे। जब हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो हमारे शरीर में अम्ल क्षार, देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, इसको भूल मत जाइएगा या छोड़ मत दीजिएगा, ये तो सिर्फ बहाना है, क्वेश्चन तो मेन यहाँ से है कि जब इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो हमारे शरीर में इसका उपयोग होता है NH4Cl का, ठीक है। ये अम्ल क्षार को संतुलित करता है या उसके संतुलन को हमारी बॉडी में बनाए रखता है, ठीक है। हमारे संतुलन को ये क्या करता है, हमारी बॉडी में बनाए रखता है, क्या करता है, तो बनाए रखता है हमारी बॉडी में, इसका संतुलन बना रहता है, यानी ये संतुलन बनाने का काम करता है। किसको बनाता है संतुलित, किसको करता है, तो अम्ल और क्षार को, एसिड एंड बेस को क्या करता है, ये बैलेंस करता है, ठीक है। और इसी को नौसादर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नौसादर, क्या कहा जाता है, नौसादर कहा जाता है, नौसादर कहा जाता है, नौसादर कहा जाता है, इसी को नौसादर कहा जाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, फिर समझ में आएगी बात आपको। देखिए भैया, जब हम इसको गर्म करते हैं ना, जब इसको गर्म करते हैं तो ये NH3 और HCl में क्या हो जाता है, टूट जाता है, NH3 और HCl में टूट जाता है और क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित होना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन होना, क्या होना, ऊर्ध्वपातन होता है इसका। और जब इसको ठंडा करते हैं ना, फिर ये NH4Cl में बन जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो NH3 और HCl में बदल जाता है, और जब इसको ठंडा करते हैं ना तो फिर NH4Cl में आ जाता है। तो ये हो गया इसका सीधा सा आंसर। देखिए इससे कितने क्वेश्चन बने। पहली बात तो देखिए, अगर पूछेगा इसका फार्मूला पूछ सकता है, इसका दूसरा नाम नौसादर पूछ सकता है, इसका क्या, ये क्या करता है, तो हमारे शरीर में अम्ल क्षार को बैलेंस करता है। फिर क्या है, एक चीज और सुन लीजिए, यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यह क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और क्या करता है, तो गर्म करने पर ये NH3 और HCl में टूट जाता है, NH3 और HCl में टूट जाता है। और जब इसे ठंडा करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH4Cl में फिर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके सामने बात रख दी गई। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शुष्क बर्फ क्या, शुष्क बर्फ क्या है, ठीक है। तो बर्फ का क्या है, सूखा टुकड़ा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस एल्कोहल है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई ये क्या है। तो देखिए समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ सीधे ठोस से किस में बदलने लगता है, गैस में बदलने लगता है। शादी विवाह में खूब देखे होंगे, डीजे पे खूब देखे होंगे इसको, ठीक है। या जब जयमाल होता है, ठीक है, तब देखेंगे मार दुनिया भर का निकलता है, ठीक है। तो ये सीधे किस में कन्वर्ट होने लगता है, तो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। इसका उपयोग शीतल, ठीक है, शीतलन के लिए किया जाता है, शीतलन के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो शीतलन के रूप में किया जाता है। ये हो गया आपका बर्फ का, यानी शुष्क बर्फ क्या होता है, ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होता है।
आइए दोस्तों, देखिए फिर से देखिए अब अगला क्या है, कह रहा है कि संगलन किसे कहते हैं, संगलन किसे कहते हैं। ठीक है, संगलन किसे कहते हैं भाई। देखिए कह रहा है ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से ठोस में परिवर्तन या द्रव से गैस में परिवर्तन। तो संगलन किसे कहा जाता है, तो संगलन का मतलब होता है कि ठोस से जब हम द्रव में परिवर्तित कर देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, संगलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगलन। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इस पर ध्यान है। अभी आगे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर आपको पूरा डिटेल पता चलेगा। पदार्थ का एक रूप जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। पदार्थ का एक रूप जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन आयतन होता है, आयतन होता है, बल्कि एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है, कौन है भाई, CO2 है, बर्फ है, जलवाष्प है या मिट्टी का तेल है। ठीक है, तो पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ठोस में तो निश्चित आयतन और निश्चित आकार, ठोस में निश्चित आयतन और निश्चित आकार। ठीक है, द्रव में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, तो द्रव में मिलेगा निश्चित आयतन लेकिन आकार निश्चित नहीं, आकार निश्चित नहीं होगा, आयतन निश्चित होगा। गैस में दोनों निश्चित नहीं होंगे, ना आकार होगा न तो आयतन निश्चित होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर तो गैस है, ये क्या है भाई, एक ठोस पदार्थ है। बर्फ क्या है, ठोस है। जलवाष्प भी क्या है, एक तरह से गैस में गिनी जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या होता है, द्रव होता है। और द्रव को किस में रखा जाता है, तो ये ठोस क्या होता है, इसका एक निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए देखिए, तापमान बढ़ने पर कौन सी घटना होती है, तापमान बढ़ने पर कौन सी घटना होती है। पहला देखिएगा, गैस का प्रसार होगा, यानी गैस फैलेगी, सही है भाई। वाष्पीकरण होगा, ठीक है भाई। संपीड़न होगा, ठीक है भाई, देख लीजिए इसको। क्या अभी अपने से सोचिए कि क्या हमको प्रतिक्रिया मिलेगी। फिर दूसरा क्या, वाष्पीकरण होगा, गैसों का संपीड़न होगा, घुलनशीलता होगी। ठीक है, गैसों का वाष्पीकरण होगा, विस्तार होगा, प्रसार होगा। ठीक है, घुलनशीलता, संपीड़न और प्रसार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई। गैसों का तो प्रसार होगा अगर ताप बढ़ाएंगे तो, तापमान बढ़ने पर। ठीक है, कौन सी घटना बढ़ेगी, तो गैस का तो प्रसार होगा। ठीक है, वाष्पीकरण भी होगा, लेकिन क्या संपीड़न होगा, नहीं होगा। ठीक है, संपीड़न नहीं होगा, वाष्पीकरण होगा, संपीड़न नहीं होगा। फिर क्या, घुलनशीलता, नहीं भाई। तो गैसों का प्रसार यानी गैसों का वाष्पीकरण होगा, प्रसार होगा और विस्तार भी होगा। ये वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा कि गैसों का वाष्पीकरण होगा, प्रसार होगा और विस्तार होगा। और ये आपका गलत है। आइए अगला देखते हैं। ग्रीष्म काल में, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा ध्यान से। ग्रीष्म काल में मिट्टी के घड़े में रखा गया पानी, ठीक है, रखा पानी किसकी घटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो प्रसार के कारण। क्या भाई घड़े का पानी फैलता है, ठीक है, श्वेत, ये तो अलग ही निकल गया। क्या भाई, असमस के कारण या वाष्पीकरण के कारण। सुनिएगा, मिट्टी का जो घड़ा लाते हैं उसमें पानी भरते हैं तो मिट्टी घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहीं से क्या होता है, मिट्टी का घड़े से पानी, छोटे छोटे पानी जो होते हैं छिद्र होते हैं, वहीं से क्या होता है, पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण होना शुरू होता है। गैसों का वाष्पीकरण यानी आदान प्रदान होना शुरू करता है और वहीं से क्या होता है, वाष्पीकरण की वजह से ही क्या होता है, घड़े का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण की घटना है घड़े के पानी के ठंडे होने की। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक, पहले आप लोग पीते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, जो बोतल शीशी में आती थी, ठीक है, शीशे की बोतल होती थी, ठीक है, उस शीशल की बोतल में आती थी। ठीक है, बहुत लोग फिल्मों में देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, काफ़ी प्रचार भी इसका हुआ था। ठीक है, तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक को बोतल, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्रीजर में रख दे तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा। ये देखिए, पानी बर्फ में बदल जाएगा, बोतल टूट जाएगी, गैस जम जाएगी या कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो प्रचार तो करना नहीं है इसलिए नाम नहीं लेंगे, लेकिन बाकी आप तो देखे ही हैं खूब प्रचार। ठीक है, काफी हीरो ने किया है। तो बताइए क्या कारण होगा इसका। देखिए सुनिएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लीजिए, सीसी वाला, उसको रख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसको फ्रिज में रख दीजिए। अब देखने को क्या घटना मिलेगी, जो उसमें पानी होगा यानी जो कोल्ड ड्रिंक होगी वो जम जाएगी, या आपको बोतल टूट जाएगी, या गैस जम जाएगी, या इसमें से कुछ नहीं होगा। जैसे रखे तो वैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो बताइए क्या देखने को मिलेगा। सुनिएगा क्या मिलेगा, अन्य पदार्थों के अलावा अगर हम जल की बात करें, क्योंकि भाई कोल्ड ड्रिंक जल से बनता है, उसमें पानी रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप कहा जाए तो पदार्थों के अलावा जो पानी का एक अपना अद्भुत गुण होता है, एक अलग गुण होता है,
ठीक है। जब हम उसको ठंडा करते हैं ना, तो जब मतलब कि जब हम उसको ठंडा करें, ठीक है, एक ठंडा करने से पहले समझिए मतलब उसको उबालने का, अगर हम उसको उबाल रहे हैं, ठीक है, उसको पानी को गर्म कर रहे हैं, तो जैसे ही गर्म करेंगे ना तो वो सिकुड़ने लगता है। क्या करने लगता है? तो सिकुड़ने लगता है। पानी की पहली शुरुआत है वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है। लेकिन केवल ये कब होता है? जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो पानी क्या होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उसके बाद जैसे जैसे ठंडा होगा, ठीक है, जैसे जैसे ठंडा होगा वो फैलना शुरू करेगा, उसका विस्तार होना शुरू होगा, ठीक है, वो प्रसार करना शुरू होगा। जबकि जो शीशे की बोतल है वो क्या करना शुरू करेगी? सिकुड़ना शुरू करेगी। तो जब हमारे जो पानी का जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या करेगी? उसका प्रसार होगा, विस्तार होगा, ठोस में परिवर्तित होगी, फैलना शुरू करेगी, और इधर कोल्ड ड्रिंक क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक जो शीशे का बॉटल वो सिकुड़ना शुरू करेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि शीशे की बॉटल टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये घटना आपको मिलेगी, ठीक है, ये घटना मिलेगी कि बोतल टूट जाएगी। ये है इसमें। अब आप बताइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, और इस क्वेश्चन को एक बार जरूर इस पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो रिस्पांस करिएगा कमेंट में। मैं आगे भी इसकी वीडियो, आगे भी जो चैप्टर वाइज जो होंगे मैं बनाता चलूँगा। देखिए मैंने इससे पहले 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए लगभग। और भी अगर मुझे क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे तो मैं कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।